हेलो फ्रेंड्स। हम अपने लास्ट वीडियो में हमने शिक्षा संबंधी जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में पढ़ा और शिक्षा का सार्वभौमिकरण पढ़ा। ठीक है, आज के वीडियो में हम बच्चों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि बाल अधिकार क्या हैं और वो किसके द्वारा दिए गए, कब दिए गए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 नवंबर सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। कब की थी? 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ ने बाल अधिकारों की घोषणा की। क्यों की थी? तो इस घोषणा का मूल उद्देश्य था विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। ठीक है, विश्व में जितने भी बच्चे हैं किसी भी देश के हों, ठीक है, उन समस्त जो बालक थे उनके हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इनकी घोषणा की गई थी। और 11 दिसंबर सन 1992 को भारत सरकार ने बाल अधिकारों को स्वीकारा था। ठीक है, तो भारत ने कब से इस घोषणा को स्वीकार किया था? तो 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, तो इतना याद रखना कि बाल अधिकारों की घोषणा की थी यूएनओ ने 20 नवंबर 1989 को। क्यों की गई थी? तो विश्व के जितने भी बच्चे हैं समस्त बच्चों के मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। और भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इन बाल अधिकारों को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं। देखिए, 2015 में और 2019 में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों के अधिकार के संबंध में मुख्य प्रावधान क्या क्या थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला था कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, क्या अधिकार दिया गया बच्चों को कि कोई भी बालक जिसका जन्म भारत में हो रहा है, ठीक है, किसी भी देश में हो रहा है, तो उसके जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन हम कहते हैं, और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का उसे अधिकार होगा। ठीक है, जैसे भारत में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसका क्या होगा कि जन्म के बाद उसका पंजीकरण होगा और उसे भारत की राष्ट्रीयता दी जाएगी। ठीक है, उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा अगर उसका जन्म भारत में हुआ है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या क्या अधिकार होगा कि उनकी राष्ट्रीयता, जैसे कि हम भारतीय हैं तो हमें अपनी भारतीय जो हमारी राष्ट्रीयता है इसे बनाए रखने का अधिकार होगा। हमारा जो नाम है हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पारिवारिक नाम है, जैसे हम जो कास्ट वगैरह पीछे लगाते हैं, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये प्रत्येक बच्चे को इतने अधिकार हैं। ठीक है, और क्या है कि बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका बालक है, ठीक है, किसी का बच्चा है और उसके माता पिता से उसे अलग कर दिया जाए ज़बरदस्ती, तो ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को उसकी माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये भी अधिकार बच्चों को प्राप्त है। फिर है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण व संबंध बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब जो बच्चे हैं वो माता पिता से और अपने परिवार से संबंध बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, ये उन्हें अधिकार है। फिर है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय व व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। मतलब बच्चों को ये अधिकार प्राप्त है कि जो राष्ट्र है, ठीक है, जो उसका देश है, वो उनके क्रय विक्रय के ऊपर, ठीक है, उनके अपहरण को लेकर, उनके व्यापार को रोकने के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, जैसे भारत है तो भारत अपने देश के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करेगा, ऐसे कानून बनाएगा ताकि उनका अपहरण रोका जा सके। अगर उनका क्रय विक्रय, ठीक है, खरीदा बेचा जाता है उन्हें, तो उसे रोक सके। ठीक है, जो व्यापार उनका होता है उसे रोका जा सके। ठीक है, इसके लिए देश कानून बनाएगा। फिर है यदि माता पिता या उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। कहने का मतलब है अगर जो बच्चों के माता पिता हैं, किसी भी बच्चे के माता पिता हैं, उसे मारते पीटते हैं, ठीक है, या उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को रखा गया जो उसकी देखभाल करेगा, वो उसे मारता पीटता है, तो वो जो राष्ट्र होगा, जो देश होगा, वो बच्चों का संरक्षण रखेगा। ठीक है, संरक्षण देगा उसे। ठीक है, उसकी देखभाल करेगा, उसे संरक्षण देगा। ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई लिखाई सबका खर्चा वो देगा। ठीक है, ये बच्चों को अधिकार प्राप्त है। फिर क्या है कि बच्चों को नशीले द्रव्यों के प्रयोग से रोकना। ठीक है, जो बच्चे जो नशीले जो कारखाने वगैरह होते हैं उसमें काम वगैरह करते हैं या उनका सेवन करते हैं, तो बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा राष्ट्र। ठीक है, उसके लिए कानून बनाएगा और बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करेगा कि कैसे उन्हें बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी राष्ट्र की जिम्मेदारी है। फिर है कि शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा। मतलब शरणार्थी बच्चे जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, ठीक है, हमारे देश में पल रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो उन्हें राष्ट्र संरक्षण प्रदान करेगा। ये जो है उन्हें अधिकार मिला हुआ है। फिर क्या है कि जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित को ध्यान में रखा जाएगा। मान लिया अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, जैसे आपने देखा कई बच्चे ऐसे होते हैं इनके माता पिता बहुत छोटी एज में ही चले जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उन्हें गोद लेने की प्रथा रहती है। ठीक है, तो अनाथालय से वो उन्हें गोद वगैरह ले सकते हैं। तो जब वो गोद लेते हैं तो उनके बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे नहीं हो कि किसी ऐसे वैसे को आप गोद में दे दें बच्चों को जो बाद में उनसे भीख मांगने के लिए कह दे या कुछ और उल्टा सीधा काम कराए। तो उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा ऐसी जगह पर। और क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि
से होने वाली हानि से बचाना। ठीक है, बच्चों को ऐसे काम में नहीं लगाना है जिसमें उनका आर्थिक शोषण हो। ठीक है, खतरनाक कार्यों में लग जाना। ठीक है, तो ऐसे कार्यों में भी नहीं लगाना है जो उनके लिए खतरनाक है। ठीक है, जो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें हानि पहुंचाए। तो ऐसे कार्यों से बच्चों को दूर रखना है और इसके लिए भी राष्ट्र कानून बनाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कानून भी आया था बलात्श्रम और बाल श्रम का। आपने देखा होगा कि बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी और बच्चे जो होंगे वो 14 साल से ऊपर के कारखाने नीचे जो होंगे वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। तो ये देश है वो कानून बनाता है बच्चों के अधिकारों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, फिर क्या कि लैंगिक शोषण से बचाना, जो बच्चे होंगे उन्हें लैंगिक शोषण से बचाने के लिए भी कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर है कि सशस्त्र संघर्ष या युद्ध में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। ठीक है, तो इसके लिए भी कानून बनाया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भर्ती नहीं किया जा सकता और उससे कम के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी युद्ध वगैरह में भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी उनके संरक्षण के लिए काम किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है कि कौन कौन से अधिकार बच्चों को प्राप्त हैं। ये सारे हैं जिनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए बाल अधिकारों का जो प्रावधान किया गया, यही सारे पॉइंट्स हैं। आपको इसमें 12 मैंने दिए हैं, आपको कम से कम 8 तो याद रखने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है तो आप 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आसान से पॉइंट हैं। ठीक है, बस थोड़ा बना बना कर लिखना है, आपको बस पॉइंट याद रखने कि मेन चीज़ क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद तो आप चीज़ें बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाल अधिकार के उद्देश्य, कि जो बाल अधिकार बच्चों को दिए गए हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इनके उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो बाल अधिकार बच्चों को दिए गए, पहला उद्देश्य इसका है कि जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसे बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा है शोषण, श्रम, व्यापार तथा बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार। ठीक है, कि बच्चों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उन्हें बताना, ये चीज़ बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो उनके शोषण होने से रोकना। ठीक है, श्रम जो वो करते हैं, अगर 14 साल से कम के बच्चे हैं तो उन्हें श्रम से रोकना। ठीक है, व्यापार होने से रोकना। उनके बाल विवाह में भी उन्हें संरक्षण प्राप्त है कि छोटी सी एज में पहले बच्चों की शादी वगैरह करा दी जाती थी, तो वो भी अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है कि भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए किए गए प्रयासों से उन्हें अवगत कराना। ठीक है, जो भारत सरकार बच्चों के लिए कर रही है, ठीक है, उनके लिए क्या क्या नियम बने, क्या क्या चीज़ें उन्हें प्राप्त है, कौन कौन से अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। ठीक है, तो भारत सरकार उन्हें बताएगी बच्चों को, तो उनके जो प्रयास उनके लिए किए जा रहे हैं उनसे अवगत कराना, ये भी बाल अधिकार का उद्देश्य था। फिर है कि बच्चों को यूएनओ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना, कि यूएनओ ने कौन कौन से अधिकार बच्चों को दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से देश क्या क्या अधिकार बच्चों को दे रहा है और यूएनओ ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं बच्चों को लेकर, तो उन सारी जानकारी बच्चों को देना। ठीक है, तो ये भी बाल अधिकार का उद्देश्य है। तो बाल अधिकार के उद्देश्य में आपको ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 22 अगस्त 1974 को भारत सरकार के बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की गई। ठीक है, तो भारत सरकार ने 22 अगस्त 1974 को जो भारत के बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की थी। इसमें कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इस जो पॉलिसी थी जो बच्चों की, ठीक है, जिसे हम लोग नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी कहते हैं, राष्ट्रीय बाल नीति, इसमें बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। अब उन प्रावधान के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों की घोषणा की गई थी इसमें। तो पहला था कि राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके लिए कई अनुच्छेद भी आए थे। ठीक है, 21 काम में से शामिल किया गया था 86वें संविधान संशोधन और 2002 द्वारा इसे शामिल भी किया गया था 21 काम में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है हमारा, और राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 45 में भी इस चीज़ को शामिल किया गया था कि जो राज्य होगा वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो पहला प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान है कि राज्य द्वारा बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए, मतलब कोई भी भूखा ना मरे बच्चा। ठीक है, उसके पोषाहार का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो राज्य द्वारा बालकों के पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, बच्चों के लिए तो आपने देखा होगा मिड डे मील चल रहा है इस समय, जो प्राइमरी स्कूल्स वगैरह होते हैं उसमें मिड डे मील चलाया जाता था, तो इसीलिए ये पोषाहार कार्यक्रम चलाए जाते थे। ठीक है, ताकि कोई कुपोषण से बच्चों को बचाया जा सके। फिर तीसरा प्रावधान क्या किया कि राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और खासकर ऐसे कारखाने, ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य हों। ठीक है, मतलब उन्हें जोखिम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ हानिकारक केमिकल्स वगैरह की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, जो शराब वगैरह और जो नशीले पदार्थ हैं इनकी जो कंपनियाँ होती हैं इनमें काम नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, तो इन्हें बचाने के लिए ये प्रावधान लाया गया। इसमें भी ये भी मौलिक अधिकार में शामिल है आपका। ठीक है, बाल श्रम, तो इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें जोखिमपूर्ण उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उसकी अनुमति नहीं दी गई।
फिर क्या है कि चौथा प्रावधान किया गया कि बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं रखा जाए जब तक कि वे अपने जीवन यापन को सक्षम ना हो जाएं। ठीक है, तो बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता, बच्चों को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और जब तक नहीं किया जा सकता जब तक वे खुद उस काबिल ना हो जाए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 18 साल से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। पांचवा प्रावधान क्या था कि राज्य को मादक पदार्थों के सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार से बच्चों को बचाना चाहिए। ठीक है, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन से बच्चों को बचाना है। ठीक है, उसके उत्पादन तथा व्यापार जो बच्चे बेचते वगैरह हैं, आपने देखा चीज़ों को, तो उनसे भी बच्चों को बचाना है कि उन चीज़ों से दूर रहें। फिर है कि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, वैज्ञानिक व सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो भी विद्यालय हैं किसी भी राज्य में, उसमें किन किन चीज़ों को बढ़ावा देना है, तो शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, खेल कूद को, वैज्ञानिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये भी चीज़ें प्रावधान में थी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे राज्य सरकार द्वारा बच्चों के हितों के लिए। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यहाँ के बालक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो बालक हैं उनके लिए कौन कौन से अधिकारों की घोषणा की है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग डीएलएड कर रहे हैं, वो भी यूपी से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, चाहे हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। अगर हम यूपी से हैं तो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें यूपी की चीज़ें हमें ज़्यादातर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन अधिकारों, ये अधिकार ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल अधिकारों की जो घोषणा की उसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहला था कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा सरकार। ठीक है, यूपी सरकार जो है। दूसरा है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें क्या होगा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगी। फिर तीसरा है कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में कक्षा 5 तक के सभी छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्राप्त कराना। ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े इलाकों में रहते हैं, ठीक है, जो पिछड़े विकास खंड हैं, उसमें कक्षा 5 तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ठीक है, जो ड्रेस वगैरह कॉलेज स्कूल वगैरह की होती है उससे प्राप्त कराया जाएगा। फिर है प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का प्रबंध कराना। मतलब जो भी आपके प्राथमिक स्कूल हैं, आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील जो मिलता है, ठीक है, तो उसका प्रबंध कराने अभी यूपी सरकार ने सुनिश्चित किया है। ठीक है, जितने भी प्राथमिक विद्यालय होंगे उसमें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का प्रबंध कराना। फिर है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर 300 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर पर 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देना। ठीक है, तो जो भी एससी और एसटी में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या होगा, जो प्राथमिक स्तर पर हैं, प्राइमरी लेवल पर हैं, उन्हें 300 रुपये। ठीक है, जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं उन्हें 300 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, जो जूनियर लेवल है उसमें 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, 300 रुपये और 480 रुपये, याद रखना, प्राइमरी लेवल पर 300 रुपये और उच्च प्राइमरी लेवल जो है आपका उसमें 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये प्रावधान थे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के बच्चों के लिए किए थे। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद रखना इन पॉइंट्स को। अब एक नंबर में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ठीक है, बाल श्रम अगर पूछा जाए कि बाल श्रम निषेध अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया था। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, तो 2006 में आया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आया। दोनों चीज़ें याद रखना। अब हम पढ़ेंगे बाल अधिकार के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो दो थे, एक था अनुच्छेद 23 जिसमें आपका आता है बलात्श्रम, और दूसरा है अनुच्छेद 24 जिसमें बाल श्रम की बात की गई है। ठीक है, दोनों में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जो अनुच्छेद 23 में बात की गई है बालाश्रम की, ठीक है, याद रखना दोनों को अच्छे से कि अनुच्छेद 23 में बालाश्रम है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम है। दोनों में अंतर क्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 23 में बालाश्रम की बात की गई है, इसके अनुसार मानव का व्यापार एवं बेगार दंडनीय अपराध है। ठीक है, किसी व्यक्ति से, किसी भी बच्चे से जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, दंडनीय अपराध बताया गया है कि अगर किसी भी बालक से आप जबरदस्ती उसका व्यापार करते हैं, उसे बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, या उससे जबरदस्ती कार्य कराते हैं, ठीक है, जबरदस्ती श्रम कराते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, इसमें बाल श्रम की बात की गई है। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों से श्रम कराना, कारखानों आदि में कार्य लगाना दंडनीय अपराध है। मतलब 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या उससे कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उन्हें आप किसी भी कारखानों में या किसी भी दुकान वगैरह में कहीं भी कार्य नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा कराते हैं तो ये दंडनीय अपराध है और आपको इसके लिए जेल हो सकती है। ठीक है, सज़ा मिलेगी।
तो ये दो प्रावधान किए गए थे बच्चों के लिए। तो दोनों ही अनुच्छेदों को अच्छे से याद रखना। ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।